हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, उम्मीद करता हूं मैं। मुझे यस या वाई लिख के बताइए ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है, काफी सारी बातें भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है? मैं आया, आप लोग बस 1 मिनट वेट करिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। जैसा कि हम सभी को पता है, इस सीरीज की 10 क्लासेस हो चुकी थी। आज 11वीं क्लास है, मतलब आज 100 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और 1100 क्वेश्चन हमारे ल्यूसेंट के कवर हो जाएंगे। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक बात और यार, ये बताओ, अभी सीएचएसएल आप में से कई सारे लोगों ने दिया है, मजा आया कि नहीं आया? केवल 1000 क्वेश्चन करके गए थे, वहीं से आपको कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना? तो विश्वास रखिए, सारे एग्जाम आपके अच्छे जाएंगे। अब से जीएस में आपकी शायद मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी। जो स्टूडेंट मुझसे आके मिलता है वो बाद में यही बोलता है कि सर आपसे मुलाकात बहुत लेट हुई। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मुझसे मुलाकात काफी लेट हुई है। तो अगर लेट मुलाकात ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त आएंगे और नौकरी भी पाएंगे, ठीक है? तो सीएचएसएल में आप लोगों को जिस तरीके से पेपर देखने को मिले हैं, आगे सीपीओ में भी वैसे ही आपको मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपके पड़े हुए होंगे। दिल्ली पुलिस में भी यही आलम रहेगा, और चाहे आप आरआरबी भी एनटीपीसी दे रहे हैं आके, ठीक है? तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास का, वो ये था 1000वां क्वेश्चन। यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था। देखो यार, सारी चीजें सही हो जाती हैं, कोई भी क्वेश्चन इजी या टफ नहीं होता। क्वेश्चन केवल तब तक टफ होता है जब तक हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इजी या टफ की डेफिनेशन निकाल कर फेंक दो। विश्वास मानिए, अगर आपने कभी फंडामेंटल राइट नहीं पढ़े हैं, आपसे आर्टिकल 17 पूछ दूंगा या ये पूछ दूंगा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है? लेकिन वही जब आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको लगता है ये हलवा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम ये क्वेश्चन करें क्यों? हमें ये एटीट्यूड लेकर नहीं आना है। ये एटीट्यूड ये प्रदर्शित करता है कि कल को आप कुछ भी हो जाओगे ना, कुछ भी आप समथिंग होगे ना, तो आपको ये लगेगा कि आप एवरीथिंग हो गए हो। तो समथिंग से एवरीथिंग तक का सफर बहुत लंबा होता है, और नथिंग से समथिंग तक का सफर थोड़ा छोटा होता है। तो अभी आप नथिंग हो, नथिंग से अगर आप समथिंग तक पहुंच रहे हो तो ये मत समझ लेना कि एवरीथिंग हो गए। एवरीथिंग क्योंकि कोई नहीं हो सकता, नो बडी इज परफेक्ट, ठीक है? जब हम ये समझ लेते हैं कि एवरीथिंग है हम, ठीक है, तब हम ये मान लेते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा कोई कुछ जानता ही नहीं है। मैं आपसे सीखता हूं, आप मुझसे सीखते हो, बस इसी के तहत हमेशा चलते रहो। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा करते रहो, आराम से पेपर निकलेगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इसमें से कौन सी नदी है जो कि भारत से नहीं निकलती है? गंगा निकलती है, हम सभी को पता है। कावेरी भी निकलती है, कन्याकुमारी भी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नहीं निकलती है। ब्रह्मपुत्र आपकी ये ऊपर भारत में जम्मू कश्मीर वाला रीजन इधर से आती है, ठीक है? ये चाइना से निकल के इधर से आती है और अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर जाती है। कल मैंने आपको स्पेशल क्लास का सेशन था, वहां पर मैंने आपको मैपिंग में भी पढ़ाया था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि ब्रह्मपुत्र भारत में कौन से राज्य से एंटर करती है? ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि ब्रह्मपुत्र भारत में कौन से पठार के ऊपर से निकलती है, कौन से प्लेटू के ऊपर से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं शिलोंग प्लेटू। क्या बोलते हैं? शिलोंग प्लेटू। शिलोंग प्लेटू आपका कहां है? यहां पड़ता है आसाम में। जब ये ब्रह्मपुत्र इधर से आती है तो इधर से आसाम से होती हुई चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है? तो ये आसाम और मेघालय वाला जो रीजन है, यही आपका शिलोंग प्लेटू है। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आपसे कह रहा है भारत सरकार ने इसमें से कौन सा ये साइन है जो कि मौर्य एम्पायर से लिया हुआ है, मौर्य डायनेस्टी से लिया हुआ है, मौर्य वंश से लिया हुआ है? 4 शेर, या फिर व्हील, या फिर हॉर्स, या फिर सत्यमेव जयते? ये है
4 शेरों वाला मुख, आप जिसको अशोक एम्बलम बोलते हो, वो बेसिकली लिया गया है कहां से? मौर्य साम्राज्य से ही तो लिया गया है। सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया है? तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते हमने मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। किससे? मुंडकोपनिषद से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। और 4 लायंस हमने कहां से लिए हुए हैं? मौर्य साम्राज्य से लिए हुए हैं। Which of the following pair is not correctly matched? आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा एक पेयर करेक्टली मैच नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के साथ लिखा हुआ है ह्वेनसांग। हर्षवर्धन और ह्वेनसांग का क्या रिश्ता है? जी हां, बिल्कुल रिश्ता है। हर्षवर्धन ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो ह्वेनसांग ने ही हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म अपनाने में मदद करी थी। या फिर यह भी आप बोल सकते हो, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछता है कि हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किसने किया था? ह्वेनसांग ने ही किया था। तो बिल्कुल है रिलेशन। अकबर टोडरमल, बिल्कुल रिलेशन है। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, ठीक है। चाणक्य और चंद्रगुप्त, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा रिलेशन है। चंद्रगुप्त को बनाया ही था किसने? आचार्य चाणक्य ने। चौथा देखते हैं विक्रमादित्य और चैतन्य। विक्रमादित्य की बात करें तो ये 1ली सेंचुरी में थे, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो ये 15वीं सेंचुरी में थे। इनका कोई लेना देना नहीं है। बात आई समझ? तो चौथा हमारा करेक्ट आंसर हुआ। बाकी ऊपर के तीनों आपस में मैच्ड है। वेयर इज स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम लोकेटेड? आपसे क्या बोल रहा है? स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम कहां पर है? द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में मथुरा में, या फिर गुजरात गांधीनगर में? विच वन इज द करेक्ट आंसर? अगर इसमें तो वैसे आप आंसर दे दोगे, लेकिन इसमें से कोई एक ऑप्शन मान लो काट देते हैं हम और इसकी जगह लिख दें हम दिल्ली, तो आप में से 30 से 40% लोग इसको गलत कर दोगे। अक्षरधाम टेम्पल देखते ही आप लोग आंसर लगा देते हो दिल्ली वाला अक्षरधाम। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम मंदिर, तो ये कहां है? ये गुजरात के गांधीनगर में है। दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ अक्षरधाम है, उसका नाम स्वामी नारायण टेम्पल नहीं है। तो जो गुजरात वाला है गांधीनगर में, ये है स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम। तो जब आपसे पूछेगा स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम, तब आपका आंसर होगा गुजरात वाला, और जब आपका पूछेगा अक्षरधाम तो आंसर क्या होगा? दिल्ली वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फेमस विष्णु टेम्पल एट अंकोर वट इन कंबोडिया वॉज बिल्ट बाई हुम? आपसे कह रहा है विष्णु भगवान का एक फेमस टेम्पल जो कि अंकोर वट में कंबोडिया में बनाया गया है, किसके द्वारा? यह बनाया गया है, मैं आपको बता देता हूं, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के द्वारा यह पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल गिवन टू लता मंगेशकर फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक? लता मंगेशकर को इनमें से कौन से टाइटल से नवाजा गया है? लता मंगेशकर को क्या निकनेम दिया गया है, क्या टाइटल दिया गया है? विश्व मोहिनी, विश्व गायिका, विश्व मनमोहिनी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर को विश्व मोहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व मोहिनी। लता मंगेशकर को इंग्लिश में भी एक टाइटल मिला हुआ है, इन्हीं को मेलोडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? मेलोडी क्वीन। सब बराबर है, कोई समस्या तो नहीं है? ऑल ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? ये अभी सीएचएसएल दे के आ रहे हो ना, और सीएचएसएल में एक क्वेश्चन देखने को मिला है आपको, है ना? ऐसे एक नहीं, सीएचएसएल में कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं, ऐसे ही जो ल्यूसेंट से आपको दिख गए वहां पे, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी किताब है? महात्मा गांधी की किताब है। अब तो बच्चे बच्चे को पता होगा इस टाइम। हु रोड द फेमस बुक मालगुडी डेज? मालगुडी डेज ये एक फेमस किताब है, इसके ऊपर सीरियल भी बन चुके हैं, बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है इसके ऊपर। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यह किताब है आर.के. नारायण की। किसकी? आर.के. नारायण की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हुम? राष्ट्रपति इनमें से सबको अपॉइंट कर सकता है, सिर्फ एक को छोड़कर। किसको? क्या प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है? जी हां, बिल्कुल करता है। गवर्नर को अपॉइंट करता है? बताइए, बिल्कुल अपॉइंट करता है। हाईकोर्ट के जज को अपॉइंट करता है? बताइए, हाईकोर्ट के जज को अपॉइंट करता है?
जी हां करता है। राज्यसभा के चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है? नहीं करता है। सो फोर्थ वन इज अवर आंसर। ठीक है जी हां। अरे प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट तो करता है ना, प्रधानमंत्री का तो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के ही द्वारा होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग व्हाट? आपसे कह रहा है पौधे जो होते हैं वो CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इनमें से कौन सी प्रक्रिया के दौरान? इसको बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें पौधे एक ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिसके तहत वो अपना खाना बनाते हैं। पौधे इसमें क्या करते हैं? सनलाइट को अपनी लीव्स के ऊपर लेते हैं और लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जिसमें CO2 की मदद से पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि उनका खाना होता है। ठीक है। और पौधे क्या करते हैं? इसी प्रक्रिया के बाद रात में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस। कोई समस्या तो नहीं? ऑल सेट है? कोई पंगा तो नहीं? देख लो देख लो देख लो, फिर दिक्कत ना हो जाए। पक्का? सब बुड़बक हो एक तरफ से, केवल एक दो लोग ही सही है, बाकी सबकी डामाडोल है स्थिति। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बोला फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कब होती है? फोटोसिंथेसिस होती है दिन में, जब धूप निकलती है। और जब धूप निकलती है और धूप पत्तियों में पड़ती है, तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो धूप से मिलकर, सन रेस से मिलकर क्या करती है? ग्लूकोज अपने लिए बनाती है। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसके तहत पौधे अपना खाना बनाते हैं। अब एक बात बताइए, आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो, क्या दिन के टाइम पे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे? दिन के टाइम तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड और किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड और सनरेज के साथ मिलकर ही तो अपना खाना बना रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों करेगा इस टाइम पे? दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन प्रक्रिया बोलते हैं। समझ आई बात? अब तो गलती नहीं होगी, अब तो गलती नहीं होगी। ओके। रात को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द फर्स्ट वायसराय ऑफ द पोर्चुगीज इन द ईस्ट वॉज। आपसे कह रहा है ईस्ट में पहला वायसराय कौन था? पोर्चुगीज। बता सकते हो? पूर्व में पहला पोर्चुगीज वायसराय कौन था? कैन यू प्लीज टेल मी? जल्दी से इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। जल्दी से बताइए, अभी तक आंसर नहीं आया है। नो आइडिया। बहुत बढ़िया। जो लोग बोल रहे हैं अल्मेडा, उन सभी का आंसर सही है। यह है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह पोर्चुगीज का पहला वायसराय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की डैम इन केरल इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। आपसे कह रहा है केरल में जो इडुक्की डैम है यह कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? इडुक्की डैम जो है यह प्रेरियर नदी के ऊपर बनी हुई है। किसके ऊपर? प्रेरियर रिवर। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। आपसे कह रहा है ये एक फेमस किताब है, इंडिया विंस फ्रीडम। ये किताब किसकी ऑटोबायोग्राफी है? किसने अपने जीवन पर आधारित ये किताब लिखी हुई है? ये किताब लिखी गई है अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद। और इन्हीं की बायोग्राफी है। इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर। आपसे कह रहा है भारत की जो लोकेशन है जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अगर ग्लोब को आप देखो, हेमिस्फीयर पे देखो, तो आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर कौन सी जगह पर आती है। तो आप इन सबको छोड़ दो, पहले आप इधर देखो। ये आपकी ग्लोब अर्थ हो गई। ठीक है। भारत आपका इस लोकेशन पे आता है ऐसे। ये आपका अफ्रीका आता है, पता है ना। ये आपका यूरोप आता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें, इधर आपका साउथ अमेरिका आ जाता है।
इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपसे लोकेशन पूछ रहा है ना डायरेक्शन वाइज, तो सीधे सीधे इसको आधा कर दो ऊपर से और इसको ऐसे कर दो। अब आप खुद बताइए कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। तो ये किधर पड़ेगा, ये आपका पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थन एंड ईस्टर्न ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वन इज अवर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इधर है भारत। विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया इज लैंडलॉक्ड, आपसे कह रहा है साउथ एशिया में इनमें से कौन से वो दो देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, समुद्र तल से नहीं छूते हैं वो। एक तो आपको पता होना चाहिए नेपाल, नेपाल कहीं से भी समुद्र तल से नहीं छूता है, ऊपर चाइना से घिरा हुआ है, इधर भारत से घिरा हुआ है। इसी तरीके से भूटान भी है। तो भूटान और नेपाल दो देश ऐसे हैं जो कि आपके पूर्णतः लैंडलॉक्ड है। इसमें आपका बांग्लादेश लैंडलॉक्ड नहीं है, इसमें भी बांग्लादेश नहीं है लैंडलॉक्ड, और इसमें पाकिस्तान लैंडलॉक्ड नहीं है। तो थर्ड वन इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, लोहे की सबसे प्योर फॉर्म को क्या बोलते हैं, लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध रूप होता है व्रॉट आयरन। इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गढ़ा हुआ लोहा। क्या बोलते हैं, गढ़ा हुआ लोहा। ये जो गढ़ा हुआ लोहा होता है ये शुद्ध फॉर्म होती है किसकी, आयरन की। टाइप्स ऑफ टीथ यूज्ड इन ग्राइंडिंग फूड, ग्राइंडिंग फूड का मतलब समझ रहे हो, ग्राइंडिंग फूड का मतलब फूड को क्रश करने में, चूरे चूरे करने में हमारे कौन से दांत काम में आते हैं। देखो ये मान लो आपके दांत हैं, ये मान लीजिए आपका मुंह है, ये ऊपर से ऐसे दांत हैं, ठीक है, ठीक है। तो आगे के जो दो होते हैं दिस इज कॉल्ड इंसीजर, क्या कहलाते हैं ये, इंसीजर। इसके बाद ये जो साइड वाले होते हैं, ये बिल्कुल जो साइड वाले नुकीले दांत होते हैं, दिस इज कॉल्ड कैनाइन। और इसके बाद आपके होते हैं प्री मोलर, और प्री मोलर के बाद सबसे आखिर में होते हैं मोलर, ठीक है। तो ग्राइंड करने का, आप चबाते किससे हो, चीजों को चूरा चूरा आप किससे करते हो, क्रश किससे करते हो, जाहिर सी बात है मोलर से करते हैं ना, इंसीजर से, आगे वाले दांतों से तो करते नहीं हो। और कैनाइन तो ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है, ग्राइंड करने का काम नहीं करते। तो मोलर इज द करेक्ट आंसर, ये वाले दांत जिनको आप दाढ़ बोलते हो, ठीक है, हिंदी में। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सन, आपसे कह रहा है सन में जो एनर्जी का प्रोसेस है वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, या फिर आयोनाइजेशन होता है, क्या होता है, विच वन इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए विच वन इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर, ठीक है। पीपल हु आर सेइंग न्यूक्लियर फ्यूजन, उन सभी का आंसर सही है। दिमाग ही नहीं रहता आपका, मेरी क्लास कहां हो रही है कुछ पता ही नहीं है, आधे लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मतलब आज की क्लास मैंने शेड्यूल कर दी थी कल ही, उसके बाद भी मेरे पास अभी दोपहर तक मैसेज आ रहे हैं, सर ल्यूसेंट की क्लास कब होगी, ल्यूसेंट की क्लास कब होगी। मैं कह रहा हूं यार सो ही रहे हो क्या, बिल्कुल। अब इसी तरीके से अभी कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, सर कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन करा दो। अरे यार कंप्यूटर की क्लास आज रात में शेड्यूल है 10 बजे, आपको पता भी है, पता ही नहीं है आपको, कहां शेड्यूल है, अनअकैडमी एसएससी लाइव में शेड्यूल है। अभी उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, कल भी मैंने लिंक डाला था, टेलीग्राम पे अपडेट ही नहीं हो आप लोग, कोई मतलब ही नहीं है, केवल बस उठा के कमेंट कर देना है कि सर ये क्लास चाहिए वो क्लास चाहिए, जो क्लास आ चुकी है उससे पढ़ना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कर रहे हो, सोते रहते हो क्या, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 2 दिन क्लास शेड्यूल कर दी है, आज रात को भी 10 बजे कंप्यूटर की क्लास लूंगा और कल रात को भी 10 बजे कंप्यूटर की क्लास लूंगा, वो दोनों क्लासेस अनअकैडमी लाइव में होंगी, ठीक है। और जो ल्यूसेंट वाली है वो शाम को 5 बजे यहां पर होंगी। अभी क्लास खत्म होते होते ल्यूसेंट का आपको अगली 4 क्लासों का भी शेड्यूल दे दूंगा, 27 तारीख तक आपकी ल्यूसेंट में खत्म कर रहा हूं। इफ ऑल बुलेट्स could not be removed from gunshot injury of a man, it may cause poisoning by, आपसे कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अगर बुलेट्स लगी हैं, गोलियां लग गई, अगर उसमें से एक भी गोली उसकी बॉडी में रह गई तो व्यक्ति पॉइजनिंग से मर जाता है, ठीक है।
तो उसकी बॉडी में पॉइजनिंग किस चीज की होती है, किस चीज का इंफेक्शन फैलता है? ध्यान रखिएगा, लेड। किसका? लेड का। तो ये जो बुलेट लगती है, तो बुलेट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? ऐसा क्या पॉइजन की तरह आपकी बॉडी में रिएक्शन कर जाता है? वो होती है लेड। अगला क्वेश्चन है, द सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ हायर एल्टीट्यूड इज इन। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी ये जगह है जहां पर सबसे ऊंचा सिविल एयरपोर्ट है? सबसे ऊंचा सिविल एयरपोर्ट बना हुआ है चाइना में। कहां पर? चाइना में। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दाओचेंग येदिंग एयरपोर्ट। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 4411 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ध्यान रखिएगा, इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? दाओचेंग येदिंग एयरपोर्ट। यह सबसे ऊंचाई पर सिविलियन एयरपोर्ट है पूरी दुनिया का। What is the title given to लता मंगेशकर for her contribution to music? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, माफ करिएगा। विश्व मोहिनी, अभी मैंने आपको बताया था, इन्हीं को मेलोडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनाइन इज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? आपसे कह रहा है क्विनाइन जो है, क्विनाइन सबसे पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट इनमें से किस बीमारी का होता है? क्विनाइन मलेरिया में यूज किया जाता है, ठीक है। और मलेरिया में सबसे पहले आपकी बॉडी को क्या किया जाता है? इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करी जाती है और बाद में रिकवर किया जाता है बॉडी को। तो जब आप इन्फेक्शन से बचाने की आप कोशिश करते हो, उस टाइम पर जब आप शॉट देते हो, दिस फेस इज नोन एज क्विनाइन, ठीक है। तो क्विनाइन आपका एसोसिएटेड है किससे? क्विनाइन एक तरीके का ट्रीटमेंट है जो कि मलेरिया के रोगी को दिया जाता है। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। आपसे कह रहा है भारत का पहला ऐसा राज्य जिसको भाषा के आधार पर बांटा गया, भाषा के आधार पर बांटा गया, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो भारत का पहला ऐसा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंसर आप लोग करो मुझे कमेंट बॉक्स में कि आंध्र प्रदेश को कब भाषा के आधार पर बांटा गया था। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताओ। Which one is the correct answer? अभी तक आंसर नहीं आया है मेरे पास, आई एम वेटिंग। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बांटा गया है कब? कौन से ईयर में? 1953 में। नहीं सही है, नहीं सही है सुनील। और आन का आंसर बिल्कुल सही है, 1956। सभी लोग ध्यान रखिएगा, 1956 इज द राइट आंसर। यहां पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, यहां पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? आपसे कह रहा है हमारे संविधान का यह कौन सा भाग है जो कि हमें डीपीएसपी के बारे में बताता है? तो जाहिर सी बात है, फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता ही है ना, तीसरे भाग में है। तो फंडामेंटल राइट हमारे जहां से खत्म होते हैं वहीं से आपका डीपीएसपी स्टार्ट होता है। फंडामेंटल राइट 35 से खत्म होते हैं, डीपीएसपी आपका 36 से स्टार्ट होता है। और कहां तक जाएगा? 36 से स्टार्ट होकर 51 तक जाएगा। तो ये आपका डीपीएसपी है और ये पार्ट 4 है। संविधान के भाग 4 में लिखा गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज। Who was the first deputy prime minister of India? भारत के पहले डेप्यूटी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, डेप्यूटी प्रधानमंत्री कौन थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने कितने टाइम पीरियड तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किया है? इन्होंने 3 साल तक सर्व किया है। कितने टाइम पीरियड तक? 3 साल तक। 1947 में बने थे और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। द कील कैनाल कनेक्ट्स। आपसे कह रहा है कील कैनाल जो है वो इनमें से कौन से 2 सागर को कनेक्ट करती है? कैरेबियन सी या पैसिफिक सी, अटलांटिक एंड पैसिफिक, बाल्टिक या फिर नॉर्थ या फिर लाल सागर या मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर। यहां पर देख सकते हो आप, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है कील कैनाल। ये क्या है? कील कैनाल। और ये जा रही है कील कैनाल ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा नीला हिस्सा है ये आपका कौन सा सागर है? ये है बाल्टिक। और इधर वाला जो है आपका ये है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ और बाल्टिक इन दोनों को कनेक्ट करती है कील कैनाल। यहां से हमारा आंसर सीधा सा है, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप इज, कौन सा ये ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम। ओ, अगला क्वेश्चन है सलाइवा, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ व्हाट? सलाइवा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लार। लार, आपके माउथ में हमेशा जो वाटरिंग लुब्रिकेंट होता है, जो गोलगप्पे देखकर या पिज्जा देखकर यूं नहीं करते हो, दिस इज कॉल्ड लार, सलाइवा। ये किस चीज को डाइजेस्ट करने का काम करती है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। किसको? स्टार्च को। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें सलाइवर एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सलाइवर एमाइलेज। सुंडा ट्रेंच इज इन, आपसे कह रहा है सुंडा ट्रेंच इनमें से किस जगह पे है? इंडियन ओशियन में है, अटलांटिक में है, पैसिफिक में है, या गल्फ ऑफ मैक्सिको में है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? सुंडा ट्रेंच पूछ रहा है आपसे, समझ रहे हो ना? सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच आपकी लोकेशन कहां है? ये देखिए, ये आपका भारत, ध्यान से देखिएगा यहां पर, ये है भारत, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये पूरा इंडियन ओशियन है। जब आप इस लोकेशन में चलोगे तो यहां पर समवेयर इन दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड सुंडा ट्रेंच। सुंडा, इसी को जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा गर्त कौन सा है? तब आपका आंसर होता है मरियाना ट्रेंच। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि इंडियन ओशियन का, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सुंडा ट्रेंच। ये सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ओके, तो ये आपका हो गया इंडियन ओशियन का पार्ट है सुंडा ट्रेंच। इसी को जावा ट्रेंच भी बोलते हैं। विच रिफॉर्म मूवमेंट वॉज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी? 19वीं सदी में सबसे पहले इनमें से कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था? सबसे पहले इनमें से ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। और कब करी गई थी? 1828 में करी गई थी। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ये है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना करी गई थी। ओके, क्वेश्चन कई बार पूछता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दचीगाम सेंचुरी इज फेमस फॉर व्हाट? दचीगाम सेंचुरी किसके लिए फेमस है? जैसे आपको पता है जिम कॉर्बेट टाइगर के लिए फेमस है, गिर फॉरेस्ट लॉयन के लिए फेमस है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये भी टाइगर के लिए फेमस है, काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। उसी तरीके से दचीगाम सेंचुरी आपकी फेमस है किसके लिए? इस जानवर के लिए। और इस प्राणी का नाम क्या है? इस प्राणी का नाम है हांगुल। क्या बोलते हैं इसको? हांगुल बोलते हैं। तो दचीगाम सेंचुरी इज फेमस फॉर हांगुल। ये कहां पड़ती है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में है दचीगाम सेंचुरी। ओके, इन विच बैटल वॉज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाई लॉर्ड क्लाइव? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा बैटल है जिसमें सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था? यह है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? प्लासी हुआ था 1757 में। बक्सर कब हुआ था? 1764 में। बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? यह हुआ था 1576 में। ओके, अगला क्वेश्चन है आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज एसेसिनेटेड, देन हु वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल? आपसे कह रहा है सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद प्लासी में नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर बना था। कौन? मीर जाफर। समस्या तो नहीं कोई? सब ठीक चल रहा है? जी हां, ये टीटी में काम आएगी आपके, बिल्कुल आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एन apparatus यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज? आपसे कह रहा है एक ऐसा apparatus, एक ऐसा यंत्र जिसका यूज किया जाता है किसी पानी में डूबे हुए ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। यह है सोनार। क्या बोलते हैं इसको? सोनार। और सोनार का मतलब क्या होता है? सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन रैंगिंग सिस्टम। साउंड नेविगेशन रैंगिंग सिस्टम का यूज किसमें किया जाता है? यह सब मरीन में किया जाता है।
पनडुब्बी पानी में डूबी हुई होती है ना, इसको कैसे पता लग जाता है कि कोई पनडुब्बी इसका पीछा कर रही है? साउंड नेविगेशन रैंगिंग सिस्टम के ही थ्रू। हर पनडुब्बी में इस एपरेटस का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है सोनार, ध्यान रखिएगा। ओके, कितने गर्त में है, कितने गर्त से ऊपर आ रहा है, कितनी हाइट पे है, सारी चीजें पता लग जाती हैं इससे, अंडर वाटर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट ओवरलैंड टनल? आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसमें सबसे लंबी टनल है? सबसे लंबी कैसी टनल है? लेकिन आपसे कह रहा है ओवरलैंड, पूरी जमीन पर स्थित टनल है। ठीक है, तो ये है आपकी स्विट्जरलैंड में, और इस टनल का नाम क्या है? इसका नाम है लॉक्सचेरबर्ग बेस टनल। क्या बोलते हैं? लॉक्सचेरबर्ग बेस टनल। ये आपकी कहां है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज? आपसे कह रहा है ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? सबसे बड़ी बोन होती है थाई की। ठीक है, पैर के इस वाले हिस्से की, ऊपर वाले हिस्से की, थाई की, और जिसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं इसको। ओके, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ एम्पायर। क्वेश्चन का मतलब यह आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने लीगल करेंसी लॉन्च करी और साथ में दिल्ली को अपनी कैपिटल भी बनाया, यह है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दो करेंसी लॉन्च करी थी, एक करेंसी जिसका नाम था टंका और दूसरी का नाम था जीतल। टंका मतलब सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का था ये, और जीतल मतलब कॉपर कॉइन, तांबे का सिक्का था ये। तो जीतल और टंका ये दोनों इल्तुतमिश के द्वारा लॉन्च किए गए थे, और इल्तुतमिश ही पहला वो शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था, और सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट करने वाला भी पहला ही व्यक्ति था दिल्ली सल्तनत के अंदर। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट? आपसे कह रहा है फंडामेंटल राइट के गार्जियन किसको बोला जाता है? रूलिंग पार्टी, जुडिशरी, पार्लियामेंट, या इनमें से सब? फंडामेंटल राइट का गार्जियन हम लोग किसको बोलते हैं? जुडिशरी को बोलते हैं। गार्जियन वही होगा ना जो आपके हितों का संरक्षण करेगा, आपके फंडामेंटल राइट की रक्षा करेगा। तो आपको न्याय कौन देता है? जुडिशरी देती है ना न्याय। इसी वजह से जुडिशरी क्या होगी? गार्जियन होगी आपके फंडामेंटल राइट्स की। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल? आपसे कह रहा है आजादी की लड़ाई के दौरान केसरी नाम का न्यूज़पेपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? केसरी न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन्होंने दो न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे, एक तो केसरी आपके सामने लिखा हुआ है, और दूसरा न्यूज़पेपर इनका था मराठा। ठीक है, तो मराठा और केसरी ये दो न्यूज़पेपर इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था कब? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज? आपसे कह रहा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग बताइए। आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं, सुबह से कितनी 3 क्लास ले चुका हूं सुबह से, तो इस वजह से थका हूं थोड़ा। अन अकेडमी पर क्लास चल रही थी। हाइग्रोमीटर मतलब एक बंदे ने बोल दिया हाइग्रोमीटर तो बाकी सब बोलेंगे हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर किस लिए यूज किया जाता है पता भी है या ऐसे ही बोल रहे हो सिर्फ? बताइए। एनी आइडिया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। ह्यूमिडिटी, मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि कॉपी पेस्ट मारे पड़े हो सब। अच्छा, एनीमोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का यूज किया जाता है विंड को मेजर करने के लिए, हवा को मेजर करने के लिए। ठीक है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चाहे राज्यसभा पूछे या लोकसभा पूछे, आपका आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की भी हैं और राज्यसभा की हैं। कितनी? 31 सीटें हैं राज्यसभा की, जो कि सबसे ज्यादा है।
हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्सियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज। आपसे कह रहा है नौरोज नाम का त्योहार जो कि फारसियों का त्योहार था, इसको सबसे पहले मनाना किसने स्टार्ट किया था। मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, उस दिन हिस्ट्री का रिवीजन भी कराया हुआ था। इसको गयासुद्दीन बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था सबसे पहले नौरोज फेस्टिवल को। ठीक है, बलबन का टेन्योर क्या था? बलबन का टेन्योर था आपका 1265 से लेकर 1287 तक। बलबन ने नौरोज फेस्टिवल मनाना सबसे पहले स्टार्ट किया था। इसने सजदा और पैबोस भी लॉन्च किया था। सजदा और पैबोस, सजदा का मतलब लेट के प्रणाम करना और पैबोस का मतलब पैरों को चूमना। द मना पास इज लोकेटेड इन। आपसे कह रहा है मना पास भारत के कौन से राज्य में स्थित है, बता सकते हो? आई एम श्योर तुक्का मारेंगे आधे लोग, बताइए, आप ही लोग बताइए। मना पास, मना पास आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, मना पास इनमें से कौन से राज्य में है? कोई आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही। देखिए आंसर आने लगे। कुछ लोग हिमाचल प्रदेश बोल रहे हैं, कुछ लोग जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, कुछ लोग उत्तराखंड बोल रहे हैं। ऐसे हमारे शेर जो कि उत्तराखंड बोल रहे हैं, उन सभी का आंसर सही है। मना पास आपका कहां है? उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हु सेड आर्टिकल 32 इज द कॉन्स्टिट्यूशन सोल। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला गया है। ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन। आपसे कह रहा है हमारी जो हड्डियां होती हैं, कोई भी हड्डी हो, वो इनमें से क्या चीज नहीं कंटेन्स करती है? हमारी हड्डियों में इनमें से कौन सी चीज नहीं पाई जाती है? कैल्शियम। जी हां, बिल्कुल पाया जाता है। हमारी हड्डियों को कैल्शियम तो जरूर चाहिए, नहीं तो टूटने लगती हैं हड्डियां। कार्बन बिल्कुल होता है, कार्बन तो हर तत्व में है। ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। फास्फोरस, जी हां होता है हड्डियों में, तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन ह्यूमन बोन में नहीं होता है। ऑक्सीजन का वहां क्या काम? अकबर हेल्ड इज रिलीजियस डिस्कशन इन। आपसे कह रहा है अकबर ने इनमें से कौन सी जगह पर अपना रिलीजियस डिस्कशन रखा था? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करी थी और यहां पर रिलीजियस डिस्कशन होता था, मतलब धर्म से जुड़ी हुई बातें हुआ करती थी। यहां पर धर्म से जुड़े हुए वार्तालाप हुआ करते थे। इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा कब कराई गई थी? 1575 में, और 1578 में इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। तब इसको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के नाम से जाना गया। और इसको कब बंद करा दिया गया? 1582 में, क्योंकि लोगों ने इसको नहीं माना। ठीक है, जब से इसको सभी धर्मों के लिए खोला गया तो लोगों ने इसको नहीं माना, तो 4 साल बाद इसको बंद करा दिया गया 1582 में, इबादत खाना। When vein brings, आपसे कह रहा है which vein brings clean blood from the lungs to heart। आपसे कह रहा है शुद्ध ब्लड को लंग से लेकर हार्ट तक आपकी कौन सी वेन लेकर आती है, कौन सी नस लेकर आती है? इसी को तो बोलते हैं पल्मनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मनरी वेन। हमेशा ध्यान रखना, यह क्वेश्चन कई बार तरह तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आपका लंग से लेकर हार्ट तक शुद्ध रक्त को लाने का काम कौन सी वेन करती है? ध्यान रखिएगा, शुद्ध रक्त को पल्मनरी वेन अपने साथ कंटेन्स करती है। ड्राई आइस इज, पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, यह क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड CO2 होता है, हमेशा के लिए ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल है। गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाई हुम। गेटवे ऑफ इंडिया है कहां पर? यह है मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया? इसके आर्किटेक्ट कौन है? इसके और आर्किटेक्ट हैं जॉर्ज विटेट। क्या नाम है? जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1913 में करी गई थी। यह कब बन के तैयार हुआ था? 1924 में बन के तैयार हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने में पता है कितने पैसे लगे थे? इसको बनाने में 28 लाख रुपया लगा था उस टाइम पे, 28 लाख। ठीक है। हु बिकेम अ मेंबर ऑफ दीन इलाही। आपसे कह रहा है दीन इलाही धर्म जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, उसका मेंबर इनमें से कौन बना था? इसकी सदस्यता ली थी राजा बीरबल ने, और बीरबल का रियल नेम क्या था? महेश दास। महेश दास पूछता है कई बार, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बीरबल? महेश दास।
इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। आपसे कह रहा है भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये हमने कहां से लिया हुआ है। एकल नागरिकता मतलब समझते हो ना कि सिर्फ एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। तो भारत में हमारा संविधान सिंगल सिटीजनशिप को सपोर्ट करता है ना, ये हमने कहां से लिया हुआ है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से? ये हमने लिया हुआ है इंग्लैंड से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और यूएसए तो वैसे भी ये डुअल सिटीजनशिप देता है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप पर बेस्ड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट? आपसे कह रहा है इनमें से कौन किसका एक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है? ब्रोमीन का, सोडियम क्लोराइड का, मरकरी का या ग्लास का? मरकरी क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जब ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है भाई तो इसी का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या हो गया? मरकरी हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर? आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहता है पर बन नहीं सकता कपूर। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप? इसका आंसर मैं चाहता हूं आप लोग दो, मैं वेट करूंगा, आप लोग दो आंसर। मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर करिए। ये कन्नड़ एक आंसर आया है, ओके। तमिल आंसर आया है, मलयालम आंसर आया है, ओके। मैं आपको बता देता हूं, जो लोग मलयालम आंसर कर रहे हैं उन्हीं का आंसर सही है। ध्यान रखिएगा आज के बाद, लक्षद्वीप में जो लैंग्वेज बोली जाती है ये मलयालम ही बोली जाती है। ये भारत है, ये लक्षद्वीप, ये लोकेशन, तो यहां पर साउथ इंडिया का इन्फ्लुएंस है। लक्षद्वीप में आपकी मलयालम बोली जाती है। द पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर ऑल्सो नोन एज। न्यूजीलैंड के लोगों को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलियन पीपल को कंगारू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हु वॉज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्र? ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है कि आप ये समझ लो मैं खुद ही नहीं बता सकता, मुझे खुद नहीं याद है कितने बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा शासक है जिसको लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है? यहां पर मैं लिख देता हूं हिंदी वालों के लिए, लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? लिच्छवी दोहित्र बोलते हैं समुद्रगुप्त को। पूछो क्यों बोलते हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी और इनका बेटा हुआ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त क्योंकि लिच्छवी की रानी का बेटा था, ओके, इस वजह से लिच्छवी दोहित्र कहलाया। दोहित्र का मतलब क्या होता है? पुत्र। समझ गए? तो लिच्छवी की राजकुमारी का पुत्र था समुद्रगुप्त, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, लिच्छविक किसे बोलते हैं? ये वाला इधर कर दो। लिच्छविक किसे बोलते हैं? अगर इंग्लिश में लिखें तो ऐसे, लिच्छविक किसको बोलते हैं? लिच्छविक दोहित्र तो बता दिया, लिच्छविक किसे बोलते हैं? तो ध्यान रखना, लिच्छविक बोलते हैं चंद्रगुप्त को, क्योंकि इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी, इसलिए इनको लिच्छविक बोलते हैं। इनके पुत्र को क्या बोलते हैं? लिच्छविक दोहित्र बोलते हैं। समझ गए? अब भूलना मत। हु वॉज द पेंटर ऑफ फेमस पेंटिंग कॉल्ड भारत माता? आपसे कह रहा है भारत माता नाम की पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? या आम भाषा में, मैं आपको आसान भाषा में यह भी बोल सकता हूं कि भारत माता की सबसे पहले पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? बता सकते हो? चलिए, इनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर। और आपने शायद ना देखी हो, आज देख लो। भारत माता की जैसी आप फोटो देखते हो, ये सब तो बहुत बाद में डिजाइन करी गई हैं। आज तो एनिमेशन के थ्रू कैसे भी डिजाइन कर ली जाती है, लेकिन भारत माता की जो रियल पेंटिंग है वो ये पेंटिंग है। आप देखिए,
सबसे पहले अगर भारत माता का चित्र किसी ने बनाया है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही बनाया है, और ये वो चित्र था, ये वो रियल पेंटिंग है जो कि बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ध्यान रखिएगा, 1905 में बनाई गई थी भारत माता की पेंटिंग। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, आपसे कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इनमें से किस जगह पर सिचुएटेड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये ऊपर व्यक्ति है। अच्छा चलिए आपको चेहरा बना के दिखाता हूं मैं। चेहरा बनाना कितना आसान है। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे कर दिया, फिर इसको करके ऐसे किया, ऐसे ऐसे, इसके बाल ऐसे कर दिए, ऐसे, इसको ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ये देखिए बन गया। तो ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं, और लंग्स के बिल्कुल बीचों बीच, पक्का, वो होती है थाइमस ग्लैंड। क्या होती है? थाइमस ग्लैंड। अब हमारा क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग के अंदर होती है। कहां होती है? दिमाग के अंदर। इसीलिए इसको बनाया है कहां? यहां पर होती है, बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन मतलब ऊपरी सतह पर नहीं होगी, अंदरी सतह पर, बेस यहां पर बिल्कुल अंदर की तरफ, जिसे आप बाहर से टच नहीं कर सकते। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हार्मोनल का स्त्राव करती है। ये हार्मोन्स को ये रिलीज करती है। लाइक आपके अंदर जो इमोशंस आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही इमोशनल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, और ये वाली जो होती है ये आपकी थाइमस ग्लैंड होती है। ध्यान रखिएगा, थाइमस ग्लैंड किसके लिए जिम्मेदार होती है? थाइमस ग्लैंड आपकी जिम्मेदार होती है आपके बुढ़ापे के लिए। एक क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में बुढ़ापा आता है तो वो किसकी वजह से आता है? तो थाइमस ग्लैंड की वजह से आता है। ठीक है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? आपसे कह रहा है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट जो है ये कौन से राज्य में है? ये आपका तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। द मोस्ट एबेंडेंट गैस इन अर्थ एटमोस्फियर इज, आपसे कह रहा है हमारी इस अर्थ के पूरे एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? अब देखिए, एक नए आ गए हैं क्लास के अंदर, नए महानुभाव आए हैं क्लास के अंदर। वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं सर ऐसे करके, सर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करा दीजिए, सर प्लीज मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करा दीजिए प्लीज सर। अरे बेवकूफ आदमी, जाके वीडियो में तो एक बार देखो, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास एक हफ्ते पहले करा दी थी जब पेपर स्टार्ट होने वाला था। मतलब क्या यार, अति मचाए हो तुम लोग। फिर मैं यही कहूंगा, आओ मारो मुझे, मारो, अब मुझे मार ही डालो, जान ले लो यार। क्लास कराई हुई है, क्लास देखनी नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं, क्लास ही नहीं देखनी है यार। टेलीग्राम पे क्या चल रहा है, क्या मैं पोस्ट कर रहा हूं, कब क्या क्लास हो रही, पता ही नहीं है किसी को, कुछ नहीं पता है। आज रात में कंप्यूटर की क्लास लगी, किसी को पता ही नहीं है। आधे लोग बोल रहे हैं सर कंप्यूटर की क्लास करा दो, कंप्यूटर करा दो। केवल दिमाग केवल पीडीएफ में ही है, क्लास में कोई दिमाग नहीं है आप लोगों का, पीडीएफ चाहिए बस। अति मचाए हुए हो, बार बार लिख रहा है, बार बार लिख रहा है ऐसे करके, सर प्लीज मॉडर्न हिस्ट्री क्लास करा दो, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास करा दो। भाई मेरे देखो तो जाके, मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी क्लास करा रखी है वहां पे, पूरा रिवीजन एक क्लास में करा रखा है, मिडवल भी आपकी करा रखी है। तो ये कौन सी गैस है? ये आपकी नाइट्रोजन है, 78%। अगला क्वेश्चन, मूड खराब कर देते हो यार। द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वॉज, आंसर करिए इसका, आंसर करिए जल्दी से। पहली महिला फिल्म स्टार जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, जल्दी से बताइए।
अरे कितने बच्चों को जाने दूं यार, जाने दूं यार, बोलता ही नहीं हूं। बिल्कुल यार हद मचा के रख दी यार तुम लोगों ने, कसम से बता रहा हूं। मेहनत करने का कभी कभी अब मन नहीं करता है, ऐसे में ही लगता है कि मेहनत ना करो। फिर आपके साथ आओ यहां पे सड़ासड़ क्वेश्चन करा के चले जाओ पलट के, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं। पीडीएफ से मतलब है, पीडीएफ में केवल अपलोड कर दूं, चले जाओ पीडीएफ लेके और ले लो यार सिलेक्शन। यार मेहनत करने का मन तब करता है जब यार सामने से स्टूडेंट अवेयर होता है। बिल्कुल यार मजाक बना के रख दिया। बार बार सोचता हूं इग्नोर कर दूं, इग्नोर करो। हर क्लास में यार इग्नोर करता चला आ रहा हूं। अभी यार सुबह से क्लास ले लेके वैसे ही दिमाग पंचर हो रखा है, कोई लेना ही देना नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल, मेला वेला घूमने जा रहे हो क्या नवरात्रि में? रावण आवण जलने का इंतजार कर रहे हो क्या कि अभी दशहरा मनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे? या फिर मिर्जापुर सीजन 2 का वेट कर रहे हो? पढ़ाई में दिमाग लगा लो यार, यही एक टाइम है। जितना पढ़ लोगे जिंदगी संवर जाएगी। पूरी जिंदगी मजे लेने के लिए है फिर, और अभी मजे लेते रहोगे तो जिंदगी तुम्हारे मजे ले लेगी, पता नहीं लगेगा कब। समझ रहे ना? और जिंदगी जब मजे लेती है तो जानते हो फिर क्या होता है। तो तुम ले लो जिंदगी के मजे, उसके लिए पढ़ाई कर लो। अभी टाइम है, समझ जाओ, सुधर जाओ। हर क्लास देखो यार, हर क्लास डेली के डेली कोई ना कोई क्लास आ रही है। कल भी एक क्लास आई थी, परसों बुक्स एंड ऑथर्स की। कितने लोगों ने वो क्लास देखी होगी? मुझे नहीं लगता आप सबने वो क्लास देखी होगी। अभी आधों से किताब में पूछने लगूंगा तो आंसर नहीं बता पाओगे। सब मत करो यार। मेरा क्या है, मेरा क्या ले जाओगे? मेरा कुछ नहीं ले जा पाओगे। मेरा काम है पढ़ाना, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। स्टूडेंट आते रहेंगे, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है, विश्वास मानो। आप नहीं तो कोई और पढ़ेगा यार। सबको पता है ये बंदा जान लगा के पढ़ाता है। सबको ये भी पता है कि कंटेंट जो दे देता है वहां से आ भी जाता है। सबको ये भी पता है कि प्रेडिक्शन जबरदस्त देता है। सबको ये भी पता है कि करंट अफेयर जो पढ़ाता है वहीं से आ जाते हैं। तो मुझसे पढ़ने वालों की कमी नहीं है, आ जाएंगे। तुम नहीं पढ़ोगे कोई और पढ़ेगा। लेकिन ऐसा मत करो यार, अपने साथ खिलवाड़ मत करो। माँ बाप का पैसा ना खराब करो, इतना यूजुअल और कैजुअल ना रहो, ठीक है ना? चलिए बताइए, आंसर करिए इसका। आंसर करिए। आंसर करिए, मैं वेट कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये हैं नरगिस दत्त। नरगिस दत्त, ठीक है? नरगिस दत्त पहली फिल्म स्टार हैं जिनको राज्यसभा में जगह मिली। अगला क्वेश्चन, डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। आपसे कह रहा है डंकन पैसेज जो है ये इनमें से कहां पर लोकेटेड है? ये है भारत, ये भारत है, ये आपका अंडमान निकोबार यहां फैला हुआ है, ठीक है? अब देखो अंडमान थोड़ा तो ये है और थोड़ा इधर है। तो ये वाला जो अंडमान है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउथर्न अंडमान। और ये वाला जो है अंडमान है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, क्योंकि ये छोटा है। तो साउथर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच वाला जो ये वाला जो एरिया है, ये जो पानी वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड डंकन पैसेज। इसी को क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज बोलते हैं। समझ गए? तो आपका साउथ और लिटिल अंडमान, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सा पास है जो कि हिमाचल प्रदेश पे लोकेटेड है? जोजिला कहां पड़ता है? जोजिला आपका लेह पड़ेगा। शिपकीला कहां पड़ता है? यह हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। नाथुला कहां पड़ता है? सिक्किम। और जेलेपला कहां पड़ता है? यह भी सिक्किम पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हिमाचल प्रदेश पूछा है ना, दूसरा हमारा आंसर है शिपकीला। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन बताना चाहेगा? पूरे हिंद महासागर में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है इसमें से? आंसर करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। बिहार एसआई के लिए आप परेशान ना हो, उत्तर प्रदेश एसआई हो या बिहार एसआई हो, सारा कुछ आपका मेरी जीएस से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पेपर मिल जाएगा। एक चीज और, जो लोग बिहार एसआई वाले हैं वो लोग बिहार कल्चर की एक किताब खरीद लो। जो लोग उत्तर प्रदेश एसआई वाले हो वो लोग उत्तर प्रदेश कल्चर की एक किताब खरीद लो। स्टेट का कल्चर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो मैं यहां पर नहीं पढ़ा सकता। बाकी जो मैं जीएस आपको पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको और करंट अफेयर जो मैं डेली की सुबह देता हूं, अगर आप वो कर लोगे पेपर निकल जाएगा आराम से। जवाब बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है?
आराम से पेपर निकाल लोगे। मैंने भी वो पेपर निकाला हुआ है, आप सभी को मे भी पता हो या ना पता हो, अनअकैडमी में आप लोगों ने मेरा प्रोफाइल देखा है नहीं देखा, उत्तर प्रदेश एसआई का वही मेरा पेपर निकला हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, साथ में हिंदी पर एक्स्ट्रा फोकस करना है उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस वालों को। तो जो आपको अलग से फोकस करना है वो हिंदी पर करना है और स्टेट कल्चर पे करना है। बाकी जीएस की जिम्मेदारी मेरी है, मुझसे पढ़ते रहो और करंट अफेयर भी मेरे सुबह वाले पढ़ते रहो, काम हो जाएगा आपका। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन। बहुत बढ़िया, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूं, जो लोग मेडागास्कर आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मेडागास्कर इज द करेक्ट आंसर। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है। अच्छा एक चीज और, कई सारी आप लोगों की क्वेरी आती रहती है, अभी भी आ रही है, बता देता हूं। इधर देखो, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आप राजस्थान के हो, आप एमपी के हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी की, या फिर पुलिस की मतलब एसआई की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो किसी भी राज्य की, आपकी जीएस पूरी मेरे से ही काम हो जाएगा। आपकी करंट अफेयर जो मैं पढ़ाता हूं वो भी मुझसे हो जाएगी, आपकी स्टैटिक जीके जो मैं पढ़ाता हूं वो भी मुझसे हो जाएगी। अब बचा क्या? बचा आपका स्टेट कल्चर। स्टेट कल्चर अपने अपने पास में जाके कहीं पर बुक स्टॉल पर बोलिए कि आप राजस्थान से हैं तो बोलिए राजस्थान कल्चर की किताब चाहिए, एमपी से हैं तो बोलिए एमपी कल्चर की किताब चाहिए। जैसे सपोज आप राजस्थान से हो तो राजस्थान कल्चर की जब आप बुक लोगे तो राजस्थान का डांस, राजस्थान की पॉपुलेशन, राजस्थान की फसलें, राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनाएगा वो। और साथ में एक हिंदी की किताब लीजिए, हिंदी ग्रामर की किताब, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण बेसिकली बोलते हैं, उसी में आपको अनुलोम विलोम और संधि विच्छेद और समास, अलंकार, पर्यायवाची, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी इन एग्जाम्स के लिए, चाहे पीसीएस दे रहे हो या फिर एसआई दे रहे हो। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ये आपको खुद करना है, इधर से ये सब मेरी जिम्मेदारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाई हुम। हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन का विजय रथ पुलकेशिन धृति के द्वारा रोका गया था। किसके द्वारा? पुलकेशिन धृति है। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत बार कराया हुआ है। बलून्स आर फिल्ड विद विच गैस। आपसे कह रहा है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या आर्गन? विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाई तो चलिए हो गया, आगे बताइए। ये कौन है? गौरंग। गौरंग आंसर बिल्कुल सही है। मुकेश आंसर सही है। और भी जो लोग हीलियम बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। हीलियम भरी जाती है बलून में। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गर्मियों में गाड़ी के टायर में हवा बढ़ने की वजह से टायर फट जाता है, तो इसको रोकने के लिए गाड़ी के टायरों में कौन सी गैस भरनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन की खास बात यह होती है कि वो टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपेंड नहीं होती है, इस वजह से नाइट्रोजन को टायर में भरने से आपका टायर नहीं फटेगा एक्सपेंड होने की वजह से। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आपसे कह रहा है आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर हमारे कौन थे? आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? जब भारत को आजादी मिली तो पहले लॉ मिनिस्टर कौन बनाए गए थे? बता सकते हो? बी आर अम्बेडकर यार, सिंपल है। पक्का? देख लो। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स द प्रियम्बल वॉज अमेंडेड? आपसे कह रहा है प्रियम्बल को कितने बार संशोधित किया गया है? प्रियम्बल को एक ही बार संशोधित किया गया है। कब किया गया है? 1976 में। प्रियम्बल को कितने बार संशोधित किया गया है? एक बार। कब किया गया है? 1976 में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड हाउ मैनी जजेस? आपसे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस होता है एंड रिमेनिंग कितने जजेस होते हैं? तो ये तो सारे ऑप्शन ही गलत है, सारे ऑप्शन गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड कितने जजेस? भैया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 33+1 का प्रावधान है, टोटल 34 जज होने चाहिए।
एक सीजीआई होता है और 33 नॉर्मल जज होते हैं। तो अगर 33 कोई आंसर होता तो सही होता, अदरवाइज सब गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होता है इस जगह पे, 33 होना चाहिए था। 33 प्लस एक चीफ जस्टिस, टोटल 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इन द नेशनल फ्लैग व्हाट डज सैफरॉन कलर रिप्रेजेंट? आपसे कह रहा है हमारे तिरंगे में जो केसरिया होता है रंग, केसरिया रंग क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पिरिट ऑफ कलर्स, पीस मतलब शांति, स्पिरिट ऑफ रेनंसिएशन, या फिर स्पिरिट ऑफ ह्यूमन नेचर? बताइए जल्दी से। हमारे झंडे में जो हमारा तिरंगा है, इसमें सैफरॉन कलर, केसरिया रंग क्या रिप्रेजेंट करता है? बताइए। केसरिया रंग पीस रिप्रेजेंट करेगा, पक्का? पीस को रिप्रेजेंट करेगा। अरे बुड़बक, दीपक का आंसर सही है, आकांक्षा का आंसर सही है। अरे पागलों, पीस हमेशा ध्यान रखिएगा, पीस व्हाइट कलर करता है शो। ठीक है, स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब समझते हो? त्याग। कभी किया है त्याग? कभी त्याग किया है? नहीं किया। जब बाप बनोगे तब करोगे त्याग। ठीक है, अभी खैर मैं भी नहीं बना हूं, शादी तो नहीं हुई है, लेकिन जब बाप बनते हैं लोग तो उन्हें त्याग करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप बाप बन के ही त्याग करो, आप बड़े भाई हो तो भी आप त्याग कर सकते हो। तो त्याग का प्रतीक होता है केसरिया। ठीक है, और सफेद किसका होता है? शांति का प्रतीक होता है। ओके, और ग्रीन किसके लिए होता है? ग्रीन हरियाली का प्रतीक होता है, नेचर का। ठीक है, और जो आपका, एक आपसे ये भी बोल सकता है कि जो हमारा अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती, 24 स्पोक्स होते हैं, अशोक चक्र किसका प्रतीक है? ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्रेस का प्रतीक है, प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ व्हाट? आपसे कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें से किसका सस्पेंशन है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एनी आइडिया? नहीं, मेरे लिए लड़की ना ढूंढो। ये कौन है? कपूर कह रहा है सर आपके लिए लड़की ढूंढूं? मेरे लिए लड़की ना ढूंढो, अपने लिए नौकरी ढूंढो। हमारे लिए लड़की आज तक हम खुद ना ढूंढ पाए तो आप क्या ढूंढोगे? बुलंद रहे ऋषभ जी, बताइए आंसर। बिल्कुल सही, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। जितने भी हमारे चीते हैं वो सब आंसर कर रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई हुम? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? आंसर करिए जल्दी से। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, कैन यू प्लीज टेल मी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। धर्मपाल इज द राइट आंसर। ठीक है, धर्मपाल। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई है आज की डेट में? बिहार में। कहां? बिहार में। और धर्मपाल कौन सी डायनेस्टी का शासक था? ध्यान रखिएगा, ये पाल डायनेस्टी से था। किससे? पाल डायनेस्टी। आज मैं बहुत ज्यादा थकान फील कर रहा हूं, ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं छोड़ रहा हूं। ओके, तो आज के जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं कल की क्लास में आपको करा दूंगा। कल हम लोग 100 नहीं 130 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और 1 मिनट रुकिए, वेट करिए, जाइएगा नहीं। नोट कर लीजिए कब कब क्लास होंगी, क्योंकि आप लोग तो सोते रहते हो, तो नोट कर लो कि कब कब क्लास होगी। अब ल्यूसेंट की अभी बता देता हूं, वेट करिए। तो ये हमारी 11वीं क्लास है। इसके बाद आप यहां पर देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं, आज हमारी 20 तारीख है, 20 को हमारी ल्यूसेंट 11 क्लास हो गई। ठीक है, इसके बाद कल 21 है,
कल हमारी होगी ल्यूसेंट 12वीं क्लास। उसके बाद हमारी अगली क्लास होगी 23 तारीख को। 22 को क्लास नहीं होगी, फिर 23 को होगी एक दिन बाद, ये होगी ल्यूसेंट 13वीं क्लास। फिर 23 के बाद 24 को होगी क्लास ल्यूसेंट 14वीं क्लास। फिर आपका 2 दिन का गैप होगा, उधर में मेरी दूसरी क्लासेस हैं। फिर 27 तारीख को आखिरी क्लास होगी ल्यूसेंट की 15वीं क्लास। ठीक है, तो ये होगी क्लास कल 21, फिर 23, फिर 24, फिर 27। ये 4 क्लासेस हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो आप लोग। ठीक है, आपको पता है ल्यूसेंट की मैंने जब से पीडीएफ दे दी है, पीडीएफ देने के बाद वैसे कितने लोग आ रहे थे पढ़ने? कितने लोग आ रहे थे पढ़ने? 3-3 हजार लोग पढ़ने आ रहे थे। आज की डेट में जब पीडीएफ सबके पास पहुंच गई तो केवल 1000 लोग पढ़ रहे हैं आज की डेट में क्लास में। तो बस ऐसे में ही पता है मन क्या करता है, पीडीएफ सब हटा दो। और मैं पीडीएफ इसीलिए नहीं देता था, ये जो पीडीएफ मैंने दे दी है ना, इस पीडीएफ में वैसे भी आप क्या करोगे, उसमें तो आंसर है ही नहीं। आप केवल अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसे लोग जो कि आज की डेट में क्लास नहीं अटेंड कर रहे, वो सिर्फ अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। अब वो पीडीएफ लेके उन्हें पता है क्या लग रहा है, उन्होंने जंग जीत ली, अब वो कोई भी पेपर निकाल देंगे। उनके पास ब्रह्मास्त्र आ गया है। उनके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है, उनके पास छुरछुरिया है, कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, जो कर लेगा वो आगे निकल जाएगा, नहीं तो यार समस्या तो होनी है। फिर आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन। कल शाम को 5 बजे मुलाकात होगी, ठीक है, यहीं पर।